आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम आईपीसीसी ऑडिट के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है कंपनी ऑडिट 2। ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग थिंग पता है क्या है कि लोगों को यही पता नहीं चलता कि ये चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली कंटेंट है क्या, पढ़ना क्या है इसके अंदर, है ना। अभी बच्चा पीएम से पढ़ता है, प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ता है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या है। तो देखो, इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में बांटा है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट पता है क्या है? अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जिसमें ऐसे तो 128 सेक्शन 128 से लेकर 138 तक की बातें आती हैं, पर अगर मैं आज तक की रियल सिचुएशन आपको बताऊं तो काम का केवल कितना पोर्शन है? सेक्शन 128, 129, 130, 131 और 138। ठीक है। और एक सेक्शन है 135, जिसमें बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का कंटेंट बताया है। ठीक है, मतलब जिसमें बताया कि मैनेजमेंट की एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इतना ही है जो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में रेलिवेंट है। समझे आप बात को? फिर दूसरा कंटेंट क्या है? शेयर कैपिटल रिलेटेड टॉपिक्स। शेयर कैपिटल या एक दो टॉपिक डिवेंचर से भी रिलेटेड है। तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक है लाइक ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। ऐसी कुछ चीजें हमने लॉ में पढ़ी हुई है, पर आपका आलस, क्या ही कहें अब हम आपको। तो ये हमें एक सेकंड पोर्शन है जो हमें पढ़ना है, जिसमें सेक्शन आएंगे 51, 52, 53, 54, 55, 68, 69 और भी कुछ ऐसे रिलेटेड मैटर्स आएंगे। अभी एक हिंट कर रहा हूं बस, है ना। फिर तीसरा आता है डिविडेंड रिलेटेड मैटर्स, कुछ डिविडेंड से रिलेटेड बातें कि डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से बांटा जाएगा, डिविडेंड का ऑडिट कैसे करते हैं, इस टाइप की कुछ बातें। और फोर्थ आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल से इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो आपको ये 4 ही टॉपिक नजर आएंगे। एक तो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ शेयर कैपिटल रिलेटेड टॉपिक्स, कुछ डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले मैं इसे कट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं? जो आपने आईपीसीसी के ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में एडवांस में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन आपको कंपनी ऑडिट 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ही दिखाई देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसा तो संभव नहीं है ना कि अपन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केवल इसलिए पढ़ लें क्योंकि यहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी श्योर नहीं है। हर 2-3 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन एएस का आ जाता है, या तो फिर इस चैप्टर का कोई और क्वेश्चन आता है, या फिर एएस का क्वेश्चन डाल देते हैं एक आध। तो उसका आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एडवांस अकाउंट में पढ़ते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमें ऑडिट में एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं बताना होता है कि एएस के हिसाब से क्या करेंगे। हमें बस ये बताना होता है कि हमें मतलब एज एन ऑडिटर ये इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने जो भी करना चाहिए वो करा कि नहीं करा। जैसे एएस 4 है, उसमें बात होती है ना कि प्रोविजन बनाए कि कंटेंजेंट लायबिलिटी दिखाएं। तो हमें ये नहीं बताना कि प्रोविजन बनाएंगे इस केस में या फिर कंटेंजेंट लायबिलिटी बताएंगे। हमें तो ये बताना है कि, या हम इस तरीके से लिखेंगे कि ऑडिटर शुड एंश्योर दैट whether the management has made the proper provisions और shown the contingent liability as required, जो भी है, मतलब जो भी करना चाहिए वो करा कि नहीं करा, इस टाइप से हमें आंसर देने होते, सोफिस्टिकेटेड आंसर। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट पता है तो ठीक है, आप लिख भी सकते हो, पर ठीक है, डिफेंस पूरा चलता है इसमें, आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो मैनेजमेंट ने करा कि नहीं करा, इस टाइप से आंसर लिखा जाता है और थोड़ा सा प्रोविजन बताया जाता है एएस का जो भी होता है ना। तो देखो, दो बातें हैं, अगर आप एएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोई बुराई नहीं है, एडवांस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जनरली आंसर लिख पाएंगे। कोई मतलब ऐसे कुछ बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत नॉर्मली होता है और कभी कभार आते हैं, है ना। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा वो तुम्हें बता देता हूं। मेरे हाथ में क्या बचा? अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और शेयर कैपिटल रिलेटेड टॉपिक्स और डिविडेंड रिलेटेड मैटर्स। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन नॉर्मली 4 नंबर का हर टाइम में आता है, तो मतलब इंपोर्टेंट तो है ना। अब पढ़ना कैसे समझा देता हूं। ये जो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वाले सेक्शन है, सेक्शन 128, 129, 130, 131, 138, ठीक है, ये सब के सब मैंने फीफो एकेडमी के चैनल पर डाल रखे हैं। मतलब अगर आप फीफो एकेडमी चैनल पर सर्च करेंगे सेक्शन के नाम से, सेक्शन 128 बाय सीए विजय राजपूत ऐसा, तो आपको ये सारे सेक्शन अलग अलग मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़ लेना इनको। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि इससे निपटा लें आप।
ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर बताया है। इनमें 128 और 138 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है, कभी कभार बहुत पूछ सकते हैं वो, है ना। और 135 का बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट मैं अलग से शेयर कर दूंगा, या तो इसी वीडियो में, अगले वीडियो में, है ना, तो आप निश्चिंत रहो। ये बस आपको फीफ एकेडमी के चैनल से देख लेना है। शेयर कैपिटल रिलेटेड टॉपिक्स का है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इनका प्रॉपर वीडियो बना देता हूं, तो आप अच्छे से इनको भी कर लेना। और डिविडेंड रिलेटेड टॉपिक्स का भी मैं वीडियो बना देता हूं। तो ये दो तो बिल्कुल फाइनल है कि मैं बना ही रहा हूं। शायद इसी वीडियो में ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, या फिर 2 पार्ट में इन दोनों को अपन कवर कर लेंगे। और ये आपको फीफ एकेडमी के चैनल से देख लेना है। एएस की बात मैं बता चुका हूं, जरूरी नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एएस का क्वेश्चन ऑडिट में आए, मतलब आ जाता है, 2-4 अटेम्प्ट में एक बार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, पर ठीक है, पढ़ोगे तो अच्छा है एडवांस की प्रैक्टिस के लिए भी, और अदरवाइज नहीं भी पढ़ोगे तो अपन को इतना अपन ने पढ़ा होता है एडवांस में कि अपन लिख सकते हैं आंसर, है ना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ डिविडेंड रिलेटेड मैटर, सबसे पहले इसको खत्म कर देता हूँ, सबसे छोटा यही है, फिर आ जाऊंगा मैं इस वाले पार्ट पर। ठीक है, तो नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे, उन्हीं नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपके पास ना हो तो आप मुझे बता देना, ग्रुप पर भी मैंने शेयर किए। सो कंपनी ऑडिट 2 का पार्ट 3 डिविडेंड रिलेटेड मैटर्स अपन डिस्कशन करने वाले, है ना। तो सुनना ध्यान से, क्या है भाई। सबसे पहले डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। डिविडेंड मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट का जो पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करती है वो डिविडेंड कहलाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। सो डिविडेंड इज अ पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स यूजुअली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। सिंपल शब्दों में पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज व्हाट डिविडेंड, है ना। कोई जरूरत नहीं है, सच जनरल बातें हैं। फिर सेक्शन 2 सेक्शन 35 में बताया गया है कि जो डिविडेंड होता है उसमें इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। बस इतना ही लिखा है वहां पर कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो जो भी प्रोविजन डिविडेंड के लिए होते हैं वो इंटरिम डिविडेंड के लिए भी होते हैं। तो सर अगला सवाल आता है कि सर ये इंटरिम डिविडेंड है क्या। तो समझो, डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर दो एजीएम के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है। और अगर एजीएम में ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो वो क्या होता है, आपका फाइनल डिविडेंड, है ना। तो देखो क्या लिखा है, चेक करते हैं। बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए तो वो क्या है, इंटरिम डिविडेंड। कौन करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। फिर फाइनल डिविडेंड क्या होता है, जो डिक्लेयर किया जाता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, ऑब्वियसली जनरल मीटिंग में हो रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स करते होंगे, है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड। तो दोनों में अंतर समझ में आया। जो एजीएम में डिक्लेयर करा जाए वो फाइनल, जो 2 एजीएम के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिक्लेयर किया जाए वो इंटरिम डिविडेंड, है ना। ओके, फिर इसमें एक सेक्शन पढ़ना है हमें, सेक्शन 123, और एक और पढ़ना है 124, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, है ना। सो इसका नाम क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ध्यान से सुनिएगा क्या है इसमें। सबसे पहले, डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब डिविडेंड कहां से दिया जाता है, डिविडेंड कहां से दिया जाता है। तो सबसे पहला लिखा है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली डिविडेंड कहां से दिया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट में से दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट कौन सा वाला, arrived at after providing for depreciation in accordance with the provisions of section 123 subsection 2। मतलब depreciation सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। दूसरा, आप पुराने प्रॉफिट्स में से भी कर सकते हैं, सो प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक बात है, बट ध्यान रखें आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब हर केस में ये बात तो लिखी ही रहेगी। और आप जब कंपनी ऑडिट 2 के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आप देखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात पर आते हैं। ठीक है, कि जो प्रॉफिट है जिसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, चाहे वो करंट ईयर का प्रॉफिट हो चाहे वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स। ठीक है, और कहां से डिविडेंड दे सकते हैं, आउट ऑफ बोथ ए एंड बी। मतलब कुछ करंट ईयर के प्रॉफिट को यूज कर लो, फिर वो इनएडिक्वेट लग रहा है तो पुराने साल का भी प्रॉफिट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर out of the money provided by central government or state government for the payment of dividend in pursuance of a guarantee given by them। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कभी गारंटी दी है कि डिविडेंड हम देंगे, अगर कंपनी नहीं पे कर पाई तो उस केस में कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा दे सकती है डिविडेंड पेमेंट करने के लिए।
तो कौन कौन से सोर्स गए बताओ जल्दी से मुझे। सबसे फर्स्ट क्या हो गया, करंट ईयर के प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, फिर लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, फिर दोनों मिलाकर भी दे सकते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने डिविडेंड पे करने के लिए जो अमाउंट दिया है इन परसुएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय देम, तो उससे भी आप पे कर सकते हैं। ध्यान रखें एक और अजीब मतलब एक और ध्यान देने वाली बात, प्रोवाइडेड दैट कभी भी आप अनरियलाइज्ड गेन या नोशनल गेन या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट जैसे गेन को प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब जिस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को आपने कंप्यूट करा हुआ, तो उस प्रॉफिट में क्या नहीं होना चाहिए, उस प्रॉफिट में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी अनरियलाइज्ड गेन, कोई भी नोशनल गेन या कोई भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से जनरेट हुआ गेन, क्योंकि जो गेन हमें मिला ही नहीं है, अभी हमें जो सच्ची में कैश में रियलाइज नहीं हुआ है उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। समझ रहे हैं आप बात को। तो कोई भी अनरियलाइज्ड गेन या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट जैसे जो गेन्स होते हैं, जो अनरियलाइज्ड गेन होते हैं, उन्हें कंसिडर नहीं करना है प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय। क्लियर है? ओके। फिर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व में क्या है, एकदम सिंपल पढ़ के बता देता हूं। वो ये है कि आज के समय में कंपनी को कोई भी पैसा डिविडेंड बांटने से पहले रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। पहले कभी ऐसे नियम हुआ करते थे कि डिविडेंड बांटने से पहले आपको इतना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में क्या लिखा है, इस पर क्वेश्चन बनता है ना। अ कंपनी में मतलब कर सकती है ना, जरूरी नहीं है कि मतलब उसको करना ही, कंपल्सन नहीं है, कंपनी को करना होगा तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, है ना। सो कंपनी में क्या कर सकती है, ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट। तो दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात, कंपनी को रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है या नहीं करना है डिविडेंड बांटने से पहले, ये उसकी मर्जी है। दूसरी बात, कितने परसेंट का रिजर्व बनाना है वो भी उसका मन का है। मतलब दोनों के लिए ही कोई नियम नहीं है। ठीक है। सो क्रक्स क्या निकला, सच ट्रांसफर इज नॉट मैंडेटरी। प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करना अब मैंडेटरी नहीं है, जबकि पहले कभी ऐसा हुआ करता था। ठीक है। फिर परसेंटेज कितना होगा, ऑब्वियसली डिसाइडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, जितना उनको ट्रांसफर करना तो करेंगे। ठीक है। जब ट्रांसफर करना ही मैंडेटरी नहीं है तो कितना ट्रांसफर करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जितना उनको ठीक लगेगा सो करेंगे, है ना। सो इस पर भी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर डिविडेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान रखें हमेशा फ्री रिजर्व से ही होगा। ठीक है, हमेशा फ्री रिजर्व से ही होगा। नो अदर रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज लाइक कैपिटल रिजर्व या कोई भी अदर रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व। फिर अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको ध्यान से सुनना है ना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब सपोज इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, सपोज इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप पुराने सालों में जो प्रॉफिट्स कमाए थे, जो रिजर्व के रूप में रखे होंगे, जिसे अपन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो पता है उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को पालन करने के बाद ही आप पुराने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांट सकते हैं। तो क्या लिखा है, अगर आप डिविडेंड बांटना चाहते हैं आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, it shall be made only in accordance with the prescribed rules। मतलब नियम कानून हैं इससे रिलेटेड, उनको फॉलो करने के बाद ही आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब सर, मतलब ये हुआ बेटा कि अगर करंट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको कितना डिविडेंड बांटना है वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। लेकिन अगर आपके पास करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है और आप पुरानी प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेशल नियम बनाए गए हैं जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं थोड़ी ही देर में। तो बस इतना ध्यान रखो कि अगर पुरानी प्रॉफिट में से बांटना है तो कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा, इस बार कैसे बांटना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ध्यान रखें ये जो नियम है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होते हैं ना, ये गवर्नमेंट कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होते। गवर्नमेंट कंपनी में क्या है यार, गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है, तो गवर्नमेंट सबसे एक तरीके से देखा जाए तो एक रिलायबल अथॉरिटी है, तो वो तो ठीक है पैसा दे ही देती है, उसका कोई लोड नहीं लेना होता है। वैसा होता है ना यार, देखो नियम क्यों बनाए, इस साल आपने कुछ कमाया नहीं, ध्यान से सुनना है ना, नियम क्यों बनाए पुराने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटने के रिगार्डिंग, क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है तो ठीक है, मतलब आपकी कंडीशन अच्छी है, बांट लो आप डिविडेंड।
पर अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है और आप पुराने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट रहे हो, तो इससे बाहर वालों को परेशानी हो सकती है, लोन देने वालों को परेशानी हो सकती है, और अदर स्टेक होल्डर को परेशानी हो सकती है। क्या परेशानी? कि यार तुम एक तो कमा नहीं रहे हो और जो पुराना रखा है वो भी बांटे जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा हित अफेक्ट हो जाए इससे, है ना। तो इसलिए कुछ नियम बनाए गए, और वो नियम की थीम पता है क्या होगी कि यार देखो, इस साल नहीं कमाए ना, पुराने के आधार पे बांट रहे हो ना, तो ज्यादा मत बांटना। थीम क्या है? पुराने के आधार पे बांट रहे हो तो ज्यादा मत बांटना, थोड़ा कम बांटना, है ना, क्योंकि वैसे भी आपकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तभी आप पुराने प्रॉफिट में से बांट रहे हो, है ना। ओके, तो वो नियम अपन अभी पढ़ेंगे, है ना। फिर declaration of dividend by set up of previous losses and depreciation against the profit of the company for the current year। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं अगेन, है ना, इन्हीं पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं बेटा, ध्यान से। इस साल आपने कमाया 100 करोड़, इस साल आपने कमाया 100 करोड़, और पिछले साल आपको लॉस हुआ था 60 करोड़ का, पिछले साल आपको लॉस हुआ था 60 करोड़ का, ठीक बात है। तो जब इस 100 करोड़ में से आप 60 करोड़ हटा दोगे ना, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, उसमें से डिविडेंड बांटने की बात होगी, इस 100 करोड़ में से डिविडेंड बांटने की बात नहीं हो सकती। समझे आप बात को? सो सेट ऑफ द प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के प्रॉफिट में से पहले पुराने लॉस डेप्रिसिएशन सब एडजस्ट करो, घटा दो, फिर जो प्रॉफिट बचे उसमें से डिविडेंड बांटने का सोचो। समझ में आया? ओके। फिर आगे क्या लिखा है? कंपनी shall not declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in the previous year or years are set up against the profit of the company for the current year। ये पूरी बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी, हेडिंग में ही लिखी थी। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, है ना, मिक्स मत करना। इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है, इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ईयर्स में लॉसेस हुए थे, डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, वो सब पुराना मुराना कचरा लॉस वॉस सब एडजस्ट कर दो इस साल के प्रॉफिट में से, फिर जो बचे उसमें से डिविडेंड बांटना। आया समझ में? हाँ सर आ गया। अब मैं उल्टी दूसरी बात करने वाला हूं। अगर आप रिजर्व में से, अगर आप रिजर्व में से या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से आप डिविडेंड बांटने वाले हो, तो आपको कुछ कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ सर आ गया वही टॉपिक, देखो अभी बता रहा था, ये देखो, ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इस साल नहीं कमाया, पिछले साल के प्रॉफिट्स के आधार पे, पिछले साल की जो पैसा रखा है उससे बांटना है, तो ऐसे ही नहीं बांट दें, कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। आपकी कंडीशन अच्छी चल नहीं रही है, क्यों? कमा नहीं रहे हो यार, इस साल पुराना बांट रहे हो, तो थोड़ा कम बांटना, ज्यादा मत बांटना, है ना। तो क्या लिमिटेशन है? चार लिमिटेशन है, चार लिमिटेशन है। कौन कौन सी? रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड इन दी 3 years immediately preceding the year। सिंपल शब्दों में, पुराने 3 सालों में जिस रेट से आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है उनका एवरेज निकाल लेना। मान लो आपने पुराने 3 सालों में बांटा था 10%, 12% और 14%, तो एवरेज कितना आया? 12%। तो 12% से ज्यादा आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है अगर आप पुराने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट रहे हैं तो। क्या बोला मैंने? पुराने 3 सालों के डिविडेंड के रेट का एवरेज निकाल लो, उससे ज्यादा नहीं बांटना। सर अगर कंपनी को 1 साल ही हुआ है तो फिर अलग बात है, फिर ये बात लागू नहीं होती है ना, ये आगे लिखा भी है, दिस शैल नॉट अप्लाई। अगर आपको 3 साल हुए ही नहीं है तो, है ना, तो ये नकली बात है, कोई दम नहीं है इसमें। फिर दूसरी बात, टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व में से जो भी आप अमाउंट निकालोगे, शैल नॉट एक्सीड 1/10, 1/10 मतलब एक तरीके से 10%, 10% ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्रीज देन। क्या कर लो? कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल उठा लो, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल उठा लो, प्लस फ्री रिजर्व दोनों ऐड कर लो, उसका 10% निकाल लो। जो भी 10% आए उससे ज्यादा आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अमाउंट नहीं निकालना है डिविडेंड बांटने के लिए। जैसे आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ और आपका फ्री रिजर्व है 50 करोड़, कितना हो गया? 150 करोड़, और 150 करोड़ हो गया ये, है ना। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 150 करोड़ का हो जाएगा 15 करोड़, ठीक है। ये 15 करोड़ से ज्यादा अमाउंट आपको नहीं निकालना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। अब सपोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखे हैं सपोज 30 करोड़, तो 30 करोड़ में से कितना विड्रॉ कर सकते हो? केवल 15 करोड़। ये 15 करोड़ कहां से आया? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 15%, 15 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, 10 है ये, है ना, गलती से 15 निकल गया, ओ सॉरी, 150 करोड़ का 10% 15 करोड़ ही आया था, है ना, ठीक है। सो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% 15 करोड़ आया,
इससे ज्यादा आपको 30 करोड़ में से नहीं निकालना है, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से इससे ज्यादा परसेंटेज आपको विड्रॉ नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। 10% से ज्यादा अमाउंट नहीं निकालना है। 10% का आएगा पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10%, है ना, उससे ज्यादा नहीं निकालना। कहां से नहीं निकालना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से नहीं निकालना, है ना। फिर क्या है? द अमाउंट सो ड्रॉन शेल फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। सिंपल। क्या मतलब हुआ भाई? जो भी अमाउंट आपने निकाला है, जैसे आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था? 30 करोड़। उसमें से अपन ने डिसाइड करा था कि 15 करोड़ निकालना है। ये 15 करोड़ कहां से आया था? अपन ने बात करी थी, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% 15 करोड़ आया था, है ना। तो इतना आपने निकाला। अब इस अमाउंट को पता है सबसे पहले कहां यूज करना है? फर्स्ट कहां यूज करना है इसे? इस साल के लॉसेस को एडजस्ट करने में। समझे बात को आप? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे सोचो, आप पुराने साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट ही क्यों रहे? क्योंकि इस साल लॉस हुआ है। अब सपोज इस साल आपको हुआ है 6 करोड़ का लॉस। कितना लॉस हुआ है? 6 करोड़ का लॉस। तो आपने पहले पुराने प्रॉफिट में से 15 करोड़ निकाले। उस 15 करोड़ में से पहले ये 6 करोड़ का ये 6 करोड़ का इस साल जो लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करो, उसको घटाओ, फिर जो बचे उसमें से डिविडेंड पे करो। समझे? मिक्स मत करना। पुराने प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल लिया, अब उस अमाउंट में से पहले इस साल के लॉस एडजस्ट कर दो, फिर जो अमाउंट बचे उसको डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो। तो दोनों बातें हुई। दो बातें कौन कौन सी हुई? मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से। मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ है लेकिन पिछले साल लॉस हुआ था, है ना। तो इस साल के प्रॉफिट में से पिछले साल के लॉस घटाऊंगा और फिर डिविडेंड बांटूंगा। ऐसी उल्टा भी होता है। इस साल लॉस हुआ है, पिछले सालों में प्रॉफिट हुआ था, तो पिछले साल के प्रॉफिट में से जो भी अमाउंट तुम डिविडेंड बांटने के लिए निकालोगे, उस अमाउंट में से पहले इस साल का लॉस एडजस्ट करना, उसके बाद ही आपको डिविडेंड बांटना है ना। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पीछे करके फिर से सुन लेना, बहुत आसान है, कई बार नहीं समझ में आता है ना, लोड नहीं लेना। फिर अंतिम पॉइंट क्या है भाई? तो ये हो गया 10%। और फिर आ गए अपन फोर्थ पॉइंट पर, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल। अब आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो भी कहें, उसमें से आपने अमाउंट निकाल लिया है, तो बैलेंस ऑफ रिजर्व कितना बचना चाहिए? सेल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान से, यहां पर केवल पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो जिस रिजर्व में से आप अमाउंट निकाल रहे हैं ना डिविडेंड बांटने के लिए, आपके अमाउंट निकालने के बाद उस रिजर्व में कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल का 15% तो बचना ही चाहिए। तो 4 कंडीशन पूरी करनी है, केवल और केवल किस केस में? अगर पुराने प्रॉफिट्स मतलब रिजर्व में से या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से आप डिविडेंड बांट रहे हैं तो। कौन कौन से? रेट पुराने 3 सालों की एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमाउंट कितना निकाल सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। निकालने के बाद रिजर्व में कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और जो अमाउंट निकालोगे उसको पहले कहां यूज करना है? इस साल के लॉसेस को एडजस्ट करने में करना है, फिर बांटना है। ओके डन। गलती से भी मेरे वीडियोस को आप स्पीड बढ़ाकर मत देखना, मैं ऑलरेडी बहुत स्पीड में बोलता हूं, है ना, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं एक्चुअली। नाम तो रिवीजन है पर बता तो पूरा ही रहा हूं मैं आपको, है ना। फिर मोड ऑफ पेमेंट, डिविडेंड किस मोड में पेमेंट करना है? कैश, चेक, वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब समझाना ये चाहता हूं कि यहाँ पर नॉन कैश कोई ऑप्शन नहीं है। नॉन कैश फॉर्म में आप पे नहीं कर सकते। जैसे कि डिविडेंड के रूप में प्लांट एंड मशीनरी बांट दी, लैंड बांट दी, बर्तन बांट दी, कुछ तो भी बांट दिया है ना, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। क्या तरीके हैं? मतलब कुल मिलाकर घूम फिरा कर देखें तो कैश में देना है। अब कैश, चेक भी तो वही है ना, चेक में अमाउंट बैंक में चला जाएगा, है ना। सो कैश, चेक, वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसको मिलना है डिविडेंड? केवल किसको मिलेगा? जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जिनका मेंबर जो शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है उसमें नाम लिखा होगा, केवल उनको ही डिविडेंड मिलेगा, है। या फिर शेयर होल्डर ने जिसको ऑर्डर दिया हो कि यार हमारा वाला जो डिविडेंड है वो इस पर्सन को पे करना है। या फिर बैंकर को। नॉर्मली क्या होता है कि पर्सन अपने बैंक को ऑथराइज कर देते हैं कि आप ही पेमेंट करोगे और आप ही डिविडेंड रिसीव करोगे, जो भी होगा, मतलब बैंक के थ्रू करते हैं। सो टू हिज बैंकर, सो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर्स, या फिर उनके ऑर्डर पर किसी को, या फिर उनके बैंकर को मिल जाता है। फिर प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब ये कोई काम की बात नहीं, मैं एक एक लाइन में बता देता हूं। अगर आपने सेक्शन 73 या 74 को कंप्लाई नहीं करा है तो जब तक आपका ये फेलियर चलता रहेगा तब तक आप डिविडेंड नहीं बांट पाएंगे। सिंपल शब्दों में, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने पर प्रोहिबिशन थी, पर आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया तो मतलब आपने सेक्शन 73 को कंप्लाई नहीं करा। सेक्शन 74 में क्या लिखा है कि अगर आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है तो उसे आप रीपे कर दो।
रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, पर आप वो भी नहीं कर रहे हो। कुल मिलाकर ये हो गया कि यार दूसरों का पैसा तुमने ले लिया और दूसरों का पैसा लौटा नहीं रहे हो और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे हो, पगला गए हो का? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ और गलतियां कर रहे हो, पब्लिक के पैसे के साथ छेड़खानी करी है, 73 74 को नॉन कंप्लाई करा है, तो जब तक ये फेलियर कंटिन्यू रहेगा ना, हम डिविडेंड नहीं बांटने देंगे। पब्लिक के साथ धोखा करके खुद के लोगों को पैसा बांट रहे हो, ऐसा नहीं होने देंगे, है ऐसा। फिर प्रोहिबिशन ऑन सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी होती है, तो वो डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं क्योंकि उनका पर्पस होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, पब्लिक वेलफेयर। अब तुमको खुद के मेंबर्स को थोड़ी ना बांट सकते हो आप, है ना। सो क्या लिखा है, देयर प्रॉफिट्स आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड ओनली इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, तो जिस ऑब्जेक्ट से कंपनी बनाई है उसके लिए यूज करते हैं, और आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड, ये लोग अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, है ना। केवल करेक्ट इनकरेक्ट में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये हो गया 123। सबसे मेन काम की बातें क्या है, ध्यान से सुनना। एक तो जो मैंने समझाया ना बार बार कि डेप्रिसिएशन अगर इस साल बांटो, इस साल प्रॉफिट हुआ है तो पुराने लॉस और डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद बांटना, और अगर पिछले साल से बांट रहे हो तो इस साल के जो भी लॉस या जो भी है उनको सबको एडजस्ट करने के बाद बांटो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखना क्वेश्चन इसी पर आए होंगे, और ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 कंडीशन थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अब अंतिम बात, इस वाले पार्ट की कंपनी ऑडिट 2 का जो पार्ट 3 अपन पढ़ रहे हैं ना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन 124, इसको मैं समझाता हूं। देखो आप जब प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि ऑडिट ऑफ डिविडेंड पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, तो उसमें आपको यही सब बातें लिखनी कि कंपनी ने ऐसा करा कि नहीं करा, वैसा करा कि नहीं करा, है ना। तो वो क्या नहीं करा वो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। सेक्शन 124 क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ये बोलता है कि यार जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जैसे ही डिक्लेयर होगा डिविडेंड, उसके 30 दिन के अंदर उसे बांटना होता है, ठीक है। मतलब कंपनी ऐसा हवाबाजी नहीं कर सकती। मतलब कैसे हवाबाजी, मतलब कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पूरा माहौल बना दिया, फिर आप डिविडेंड दे ही नहीं रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत भारी पेनल्टी आजकल लगती है ना। सो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा तो उसके 30 दिन के अंदर आपको बांटना ही है डिविडेंड, ठीक है। अभी पर कोई लेने ही नहीं आया तो क्या करें, अपन ने बांटा पर कोई लेने नहीं आया तो जो लोग लेने नहीं आएंगे वो प्रॉफिट आपके पास, सॉरी वो डिविडेंड आपके पास रखा रह जाएगा, वो अमाउंट आपके पास रखा रह जाएगा। तो एक काम करना, एक काम ये करना है आपको कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन हो गया कोई नहीं आया, तो 7 दिन के अंदर आपको उस अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कर देना है। कहां जमा कर देना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कर देना है, ठीक है। सो लिखा है डिपॉजिट द अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट इन द शेड्यूल बैंक, और उसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो ऐसा समझ लो कि एक शेड्यूल बैंक में अपन अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, और अगर कोई लेने नहीं आया है, 30 दिन हो गए कोई लेने नहीं आया, तो 7 दिन के अंदर उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, जो कि एक शेड्यूल बैंक में ही होता है या होगा, तो उसमें आपको जमा कर देना है अमाउंट, ठीक है। अच्छा एक और बात है जो यहाँ पर लिखी नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो आपको विद इन 5 डेज जो अमाउंट होता है ना, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट में, और ये भी शेड्यूल बैंक में ही होता है ना। सो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 5 दिन के अंदर आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कर देना है, और जब डिक्लेयर करा है वहीं से 30 दिन, है ना। ये 5 दिन भी यहीं से गिनना है जब से डिक्लेयर हुआ है, और ये 30 दिन भी यहीं से गिनना है जब से डिक्लेयर हुआ है। तो जैसे डिक्लेयर करा 30 दिन के अंदर आपको बांटना भी है। अलग इसलिए रखवा देते हैं 5 दिन के अंदर कि आप उसका कोई मिसयूज ना करें, अलग रख जाता है तो ठीक है, अपन उसको वो सेफ हो जाता है थोड़ा सा। तो 30 दिन के अंदर बांटना है, अभी कोई लेने नहीं आ रहा, तो 30 दिन हो गया कोई लेने नहीं आया, तो 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कर दो, है ना। अगर नहीं करा तो 12% की ब्याज के साथ जमा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो जमा तो करना ही है, लेट करोगे तो 12% ब्याज जोड़कर फिर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब डिविडेंड अभी कहां पड़ा हुआ है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है, जिसको देना था वो तो आया नहीं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है, कब तक, आखिर कब तक, 7 सालों तक, 7 सालों तक पड़ा रहा। 7 साल गुजर गए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स। फिर पता है इस अमाउंट को फाइनली ट्रांसफर टू आईईपीएफ। आईईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में फिर उस अमाउंट को जमा कर दिया जाता है, और फिर वो पैसा वही इन्वेस्टर के फायदे में। अब देखो ना यार, इन्वेस्टर का पैसा था, बोले नहीं आए, तो इन्वेस्टर के एजुकेशन में, उन्हीं के प्रोटेक्शन में, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए एक फंड होता है, तो उसमें जमा करवा देंगे, ठीक बात है। इतना समझ में आया। ओके, फिर से बोल देता हूँ। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कर देना है, ठीक है। फिर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वहां से 30 दिन के अंदर बांटना है, अगर कोई लेने ना आए तो 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कर देना है, नहीं करोगे तो 12% के ब्याज के साथ जमा करना पड़ेगा। फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट कब तक पड़ा रखना है, 7 सालों तक। तब भी कोई लेने ना आए तो उसको आईपीएफ फंड में जमा कर देते हैं। कितने दिनों के अंदर, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है।
ठीक है, एक और काम करना है आपको। जिस दिन आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा जमा करोगे, किस उम्मीद के साथ कि शायद वो इन्वेस्टर जिसका ये पैसा है वो कभी लेने आएगा, तो कंपनी ने एक अलग अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम से अलग पैसा वो रख दिया है कि शायद कभी कोई आ जाए लेने, है ना, तो वो वहां पर रखा हुआ है। तो एक काम और करना है कंपनी को, 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर, जैसे आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला ना, तो वहां से 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट तैयार करना है, जिसमें जिन जिन शेयर होल्डर का डिविडेंड है उनके नाम लिख दो, उनके एड्रेस, उनका अमाउंट कितना बाकी, सब कुछ पूरा डिटेल लिख दो कि किसका कितना अमाउंट बाकी है, और उसको पता है क्या कर दो, कंपनी की वेबसाइट पे डाल दो, और जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वेबसाइट है इस पर्पस के लिए, उस पर डाल दो। इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है, उसको अब होते हैं कुछ अमीर जिनको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कहाँ कितना क्या हमने लगाया था, तो वो कभी देखना चाहे कि यार हमारा कुछ कहीं है तो नहीं बाकी, तो वो देखें और उनको मिल जाए कि यार नहीं यार हमारा भी तो कुछ पैसा है, तो वो लेने भी आ सकते हैं ना। सो आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि यार आप क्या करो, 90 दिन के अंदर इस डिटेल को कहाँ डाल दो, वेबसाइट पे डाल दो कि कौन है, किसका कितना अमाउंट बाकी है वो, है ना। सो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जो पूरा चलता है। अच्छा एक बात है, आईपीएफ में पैसा चला गया, क्या उसके बाद भी मान लो कोई शेयर होल्डर उसको 10 सालों बाद होश आया, क्या तब भी वो पैसा क्लेम कर सकता है? हाँ, अब नियम बदल गए, आप आईपीएफ के पास भी जाकर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके आप वो भी पैसा मांग सकते हैं। अब सर ऑडिट में क्या आएगा, ये क्या ये प्रोसीजर लिखनी आएगी? जवाब है नो। वो कहेंगे ऑडिट ऑफ डिविडेंड कैसे करेंगे, तो हम यही सब लिखेंगे कि क्या कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा किया, क्या 30 दिन के अंदर बांट दिया, क्या नहीं बांटे तो 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा किया, क्या ऐसी बातें हमें लिखनी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन कनेक्ट कर जाएगा, है ना। सो ये हो गया आपका कंपनी ऑडिट 2 का पार्ट नंबर 3, जो कि सिंपल था, छोटा था। अब देखो ये वाला पार्ट अपना खत्म हो गया, अब मैं सेकंड पार्ट उठाऊंगा ये वाला नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये वाला तो आपको खुद से ही देखना है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां दिक्कत हो बता देना, ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन लगा लेना एक बार, तो बेहतरीन काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके।